झारखंड का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद घने जंगल, खनिज, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी भूमि में एक प्राचीन साम्राज्य का छिपा हुआ दिल धड़कता था? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और झारखंड के उस अनकहे इतिहास को जानते हैं। ये सवाल सच में सोचने वाला है ना? कि जब गंगा के मैदानों में मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य शहर बना रहे थे, तब इन घने जंगलों में क्या हो रहा था? कौन थे वो लोग जिन्होंने जंगलों पर महारत हासिल की थी? इसका जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो शहरों की चकाचौंध से बिल्कुल दूर अपनी ही शर्तों पर जी रही थी। तो चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, साम्राज्यों के बनने से भी पहले। झारखंड की कहानी शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल से। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जहां कई चीजें पहली बार हुईं। पत्थर के मामूली औजारों से लेकर धातु को पिघलाने की उस जादुई कला तक जिसने आगे चलकर दुनिया ही बदल दी। देखिए, ये कहानी किसी एक दौर की नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों की है। पुरा पाषाण काल में हमें मिलते हैं पत्थर के औजार। फिर आता है मध्य पाषाण काल, जहां औजार और छोटे और बेहतर हो जाते हैं। और नव पाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते हमें गुफाओं में चित्रकारी तक मिलने लगती है। मतलब छोटा नागपुर पठार पर इंसानी जीवन लगातार तरक्की कर रहा था। हजारीबाग और सिंहभूम की गुफाएं आज भी इसकी गवाही देती हैं। और फिर एक असली गेम चेंजर आता है, धातु। यहाँ हमें मिलती है ताम्र भंडार संस्कृति। सोचकर देखिए, सिंहभूम और रांची में जमीन के नीचे से तांबे के औजारों के ढेर मिले हैं। छल्ले, कुल्हाड़ियां, तरह तरह के हथियार। ऐसा लगता है मानो किसी ने कोई खजाना छुपाया हो। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो कमाल के इंजीनियर और धातुकर्मी थे। अब जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 1400 ईसा पूर्व। ये कोई मामूली तारीख नहीं है। ये वो तारीख है जिसने इतिहासकारों को भी चौंका दिया। क्यों? क्योंकि सिंहभूम में इस समय के लोहे के औजार मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दुनिया के बड़े बड़े हिस्से अभी कांस्य युग में ही थे, तब झारखंड के लोग लोहे से अपना भविष्य गढ़ रहे थे। कमाल है ना? तो ये बात साफ है, झारखंड भारत के सबसे शुरुआती लौह प्रगलकों मतलब आयन स्मेल्टर्स का घर था। और लोहा सिर्फ एक धातु नहीं था, ये वो तकनीक थी जो सेनाओं को तलवारें देती और किसानों को हल। ये वो शक्ति थी जिससे बड़े बड़े साम्राज्य बनते थे। तो जाहिर सी बात है, अब दुनिया की नज़र इस जमीन पर पड़ने ही वाली थी। और हुआ भी यही। जैसे जैसे यहाँ के लोहे की शोहरत फैली, बाहर की दुनिया ने इस इलाके को नोटिस करना शुरू कर दिया, इसे अपने नक्शों पर जगह दी। लेकिन तब वो इसे झारखंड नहीं कहते थे। प्राचीन ग्रंथों और रिकॉर्ड्स में इस इलाके को कई अलग अलग और बड़े दिलचस्प नामों से जाना गया। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है। देखिए, शुरुआती वैदिक ग्रंथों में इसे पुंड्र कहा गया। महाभारत के समय में ये पुंडरीक देश बन गया। और फिर आते हैं मौर्य, जो इसे एक बिल्कुल सटीक नाम देते हैं, आठविक, जिसका मतलब है वन राज्य। इतना ही नहीं, चीन से आए यात्री जैसे फाहियान और ह्यूएनसॉन्ग, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। हर एक नाम इस बात का सबूत है कि ये इलाका अब दुनिया की नज़रों में आ चुका था। और यहीं से कहानी मौर्य साम्राज्य से जुड़ जाती है। भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए झारखंड कोई पिछड़ा हुआ जंगली इलाका नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके लिए उनकी शक्ति का स्रोत था, उनका छुपा हुआ खजाना, एक तरह से उनका स्ट्रेटेजिक आर्सेनल था। जैसा हमने देखा, मौर्य इसे कहते थे आठविक, यानी वन राज्य। और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये कोई गुलाम बनाए हुए प्रांत नहीं थे। ये तो आज़ाद कबीलाई राज्य थे जो अपने जंगलों पर खुद राज करते थे। मौर्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इन पर सीधे कब्जा करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाया। तो सवाल ये है कि मौर्यों को इन वन राज्यों से आखिर चाहिए क्या था? सच कहें तो सब कुछ। सोचिए, दक्षिण भारत जाने वाले जितने भी जरूरी रास्ते थे, वो इन्हीं जंगलों से होकर गुजरते थे। इन रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी था। फिर मौर्यों की विशाल सेना के लिए जो हथियार बनते थे, उसका लोहा कहाँ से आता था? यहीं से। और वो विशालकाय युद्ध हाथी जो किसी भी सेना का पासा पलट सकते थे, वो भी यहीं के जंगलों से आते थे। तो मौर्यों ने एक डील की।
सुरक्षा और संसाधन के बदले में ये लोग स्वायत्त बने रहेंगे और थोड़ा बहुत ट्रिब्यूट देते रहेंगे। एक बहुत ही नाजुक संतुलन। और सम्राट अशोक ने तो अपनी पॉलिसी को कुछ ही शब्दों में समझा दिया था। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन आठविक लोगों के साथ नरमी लेकिन दृढ़ता से पेश आओ। क्या कमाल की लाइन है। इसका सीधा सा मतलब था, उनके साथ दोस्ती रखो, उन्हें आज़ाद रहने दो, लेकिन ये भी हमेशा याद दिलाते रहो कि असली ताकत किसके हाथ में है। मतलब सीधा कब्जा नहीं, बल्कि संसाधनों पर पूरा कंट्रोल। अब देखिए, साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं। मौर्यों का पतन हुआ, लेकिन झारखंड का महत्व कम नहीं हुआ। उनके बाद नई शक्तियां उभरीं, गुप्त साम्राज्य और बंगाल का गौड़ राज्य। और जाहिर है, उन सब की नज़र इस अनमोल भूमि पर थी। तो देखते हैं कि ये खेल आगे कैसे बढ़ा। दोनों ताकतों का इस इलाके को देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। एक तरफ थे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त। वो अपने दक्षिण अभियान पर यहाँ से गुजरे, जिसे वो मुरुंड देश कहते थे। उनके लिए ये एक जरूरी रास्ता था और कीमती धातुओं का सोर्स था। लेकिन फिर कुछ सदियों बाद बंगाल के शक्तिशाली राजा शशांक आए। शशांक सिर्फ यहाँ से गुजर नहीं रहे थे, वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने आए थे। उन्होंने अपना साम्राज्य झारखंड के काफी अंदर तक फैलाया, जो ये दिखाता है कि अब ये इलाका किसी भी बड़ी शक्ति के लिए कितना जरूरी हो चुका था। लेकिन रुकिए, झारखंड की कहानी सिर्फ लोहा, तांबा और लड़ाइयों की नहीं है। इस जमीन का एक और पहलू है, जो है इसकी आध्यात्मिक दौलत। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अविश्वसनीय आध्यात्मिक सच है। सोचिए जरा, जैन धर्म के 24 महान तीर्थंकरों में से 20 को मोक्ष यानी निर्वाण इसी भूमि पर, गिरिडीह की पारसनाथ पहाड़ी पर मिला। और यही वजह है कि आज ये जगह शिखर जी के नाम से दुनिया भर के जैन श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और ये सिर्फ जैन धर्म की ही भूमि नहीं थी। मौर्य और बाद में पाल साम्राज्य के समय में यहाँ बौद्ध धर्म की जड़ें भी बहुत गहरी थीं। आज भी अगर रांची के पास जोन्हा, गुमला में कर्रा या धनबाद में कटुंगा जैसी जगहों पर जाएं, तो वहाँ प्राचीन स्तूपों और मठों के खंडहर मिलते हैं। ये खंडहर उस सुनहरे दौर की कहानी कहते हैं। तो चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं हमारे पास क्या है। एक तरफ जमीन के नीचे छिपा बेशकीमती खजाना, दूसरी तरफ अपनी आज़ादी से प्यार करने वाले लोग, और इन सब के ऊपर एक गहरी आध्यात्मिक विरासत। इन तीनों चीजों ने मिलकर वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर झारखंड के अपने स्थानीय राज्यों का उदय होना था। और ये विरासत, ये कभी खत्म नहीं हुई। ये आज भी यहाँ के मूल निवासियों की रगों में दौड़ती है। माना जाता है कि असुर, बिरहोर और खड़िया जैसी जनजातियां उन्हीं महान पूर्वजों की वंशज हैं जिन्होंने हजारों साल पहले यहाँ पहली बार लोहे की भट्टी जलाई थी और इस जंगल को अपना घर बनाया था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी जमीन जिसके पास दौलत है, आज़ादी का जज्बा है और हजारों साल पुरानी विरासत है, यहाँ से कैसा राज्य उभरेगा, कैसा किंगडम बनेगा? ये सवाल हमें सीधे झारखंड के अगले और भी ज्यादा रोमांचक अध्याय में ले जाता है, जो है नागवंशियों जैसे शक्तिशाली स्थानीय राजवंशों के उदय की कहानी। लेकिन वो कहानी फिर कभी।